नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर अनअकैडमी में। आज दोस्तों हम इस चैनल में प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ सवालों को आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो चालू करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है, भारत के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यों में से एक वैदिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, वैदिक साहित्य केवल प्रार्थनाओं और संस्कारों को शामिल करते हैं, न कि जादू टोनाओं पौराणिक कथाओं को। दूसरा है, वेदांग वेदों के अध्ययन और उन्हें समझने से संबंधित सहायक शास्त्र हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है बी, यानी कि वेदांग वेदों के अध्ययन और उन्हें समझने से संबंधित सहायक शास्त्र है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि वैदिक साहित्य केवल प्रार्थना और संस्कारों तक ही सीमित नहीं है, उनमें जादू टोना और पौराणिक कथाओं को भी दिया गया है। ये हमारे अथर्ववेद में दिए गए हैं। वेद जो 4 प्रकार के होते हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और तीसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही हमारे जादू टोना और पौराणिक कथाओं को दिया गया है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाण संस्कृति की विशेषताएं हैं? यानी ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में हमें पूछ रहा है। इस युग के दौरान पाषाण और ताम्र का उपयोग प्रचलित था। दूसरा है, निर्माण हेतु प्राथमिक रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तीसरा है, इस संस्कृति के लोग वस्त्र निर्माण की कला से परिचित थे। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और 3, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 2 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। तो हमें बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा करेक्ट। तो इसका आंसर है दोस्तों पहला, केवल 1 और 3, यानी कि इस युग के दौरान पाषाण और ताम्र का उपयोग प्रचलित था। और तीसरा है, इस संस्कृति के लोग वस्त्र निर्माण की कला से परिचित थे। तो दूसरा आंसर इसलिए गलत है क्योंकि इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। यदा कदा ही पक्की ईंटों के घर यहाँ बनाए जाते थे। अधिकांश ये घर लकड़ी और मिट्टी से निर्मित होते थे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो साम्राज्य को प्रभागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। दूसरा है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिला यानी विषय, जिनका प्रधान अधिकारी विषयपति होता था। तीसरा है, राजकीय भर्ती केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1, 2 और 3, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1, चौथा है केवल 1 और 3। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है केवल सी, यानी कि केवल 1, क्योंकि साम्राज्य को प्रभागों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। और तीसरा इसलिए गलत है, राज के भर्ती केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं थी। चलिए चौथे क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के भक्ति संत थे? पहला ज्ञानदेव, दूसरा चैतन्य, तीसरा तुकाराम, चौथा है शंकरदेव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है 1, 2, 3, 4, दूसरा है केवल 1 और 3, तीसरा है केवल 3 और 4, चौथा है केवल 1 और 4। महाराष्ट्र के भक्ति संत, हमें महाराष्ट्र के भक्ति संत के बारे में बताना है कि इनमें से कौन कौन थे। इसका आंसर है बी, केवल 1 और 3। 1 और 3 में हमारा क्या क्या दे रखा है? एक दे रखे हैं ज्ञानदेव, एक दे रखा है तुकाराम। ज्ञानदेव जो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। और शंकरदेव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शंकरदेव जो थे असम में वैष्णववाद के प्रमुख प्रचारक के रूप में उतरे थे। और चैतन्य जो बंगाल के एक प्रसिद्ध संत एवं सुधारक थे, जिन्होंने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था।
और तुकाराम जो शिवाजी के समकालीन थे, ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, इसकी रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसमें गौतम बुद्ध के मानव और पशु दोनों रूपों में पूर्व जन्मों की कहानियां का वर्णन है। इसे मदुरई के अनाज व्यापारी द्वारा लिखा गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है केवल एक, दूसरा केवल 1 और 3, तीसरा केवल 2 और 3, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम। तो मैं आपको मतलब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 2 तमिल महाकाव्य थे, एक था शिल्पाधिकारम, दूसरा था मणि मैखिली। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी रचना 6वीं ईसा पूर्व नहीं 6वीं ईसा के आसपास हुई थी। ठीक है, और इसमें बुद्ध के मानव और पशु दोनों रूपों के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन नहीं है, क्योंकि ये एक प्रेम कहानी का वर्णन है और इस महाकाव्य को इलांगो आदिगल द्वारा लिखा गया था। मैंने आपको बताया था कि पहला था शिल्पाधिकारम जो आपके सामने दे रखा है, दूसरा था मणि मैखिली। मणि मैखिली को ही मदुरई के अनाज व्यापारी थे शीतले सतनार, मणि मैखिली को लिखा गया था शीतले सतनार द्वारा। ठीक है, तो चलिए 6वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। महानदी के दक्षिण में स्थित यह वर्तमान उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र था। अशोक के अधीन इसके महत्व में वृद्धि हुई थी, लेकिन यहाँ एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल द्वारा की गई थी। तो उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? पहला सुंदरगढ़, दूसरा कलिंग, तीसरा संबलपुर, चौथा है बरहोत। इसका आंसर बताइए कि महानदी के दक्षिण में वर्तमान उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र कौन सा है जिसकी महत्वाकांक्षा हुई थी अशोक को और खारवेल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? इसका आंसर है बी, यानी कि कलिंग। चलिए 7वें क्वेश्चन पर। हड़प्पा कालीन मृदभांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रेड, ग्रे तथा ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांड शामिल हैं। हड़प्पा कालीन बर्तन विलासिता की वस्तुएं थी, न कि सामान्य उपयोग की। तीसरा है हड़प्पा कालीन मृदभांडों पर कोई मानचित्र नहीं बनाए गए थे। इसका आंसर बताना है आपको केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा? केवल 1 इसका आंसर है। इसमें रेड, ग्रे तथा ब्लैक एंड रेड वेयर शामिल है। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये विलासिताएं की वस्तु नहीं थी, ये सामान्य उपयोग की वस्तु थी। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में मेगनिस्टीज द्वारा निम्नलिखित में से किस किस का वर्णन किया गया था? नंबर 1, एक समिति तंत्र के माध्यम से सैनिक गतिविधियों के समन्वय का। दूसरा, अधिकारियों द्वारा भूमि की माप का। तीसरा, कृषि कार्यों में दासों के नियोजन का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 3। तो बताइए मेगास्थनीज जो मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में आपको बताता मेगास्थनीज, तो इसका आंसर होगा बी, केवल 1 और 2, यानी कि एक समिति तंत्र के माध्यम से सैन्य गतिविधियों के समन्वय का इसने वर्णन किया है और अधिकारियों द्वारा भूमि की माप का। कृषि कार्यों में दासों के नियोजन का
इसने कोई वर्णन नहीं किया है। हालांकि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों के नियोजन की व्याख्या की गई है। चलिए 9वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्राचीन भारत के दौरान चीनी विद्वानों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, बौद्ध ग्रंथ और साहित्य की खोज। दूसरा, भारतीय शासकों के साथ राजनीतिक संबंध विकसित करना। तीसरा, भारतीय शिक्षा प्रणाली को समझना। चौथा, भारत में तत्कालीन शासकों में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करना। तो बताइए, चीनी विद्वान जो हमारे यहाँ भारत आए थे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ए, यानी कि बौद्ध ग्रंथ एवं साहित्यों की खोज करना। और चीनी विद्वान जैसे कि हीनयान, फाहियान, हिनसुआंग जो भारत की यात्रा पर आए थे। चलिए 10वें क्वेश्चन पर। ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सगोत्रता सामाजिक संरचना का आधार थी। महिलाएं यज्ञों तथा बलि प्रथाओं में भाग नहीं लेती थी। तीसरा, पुरोहितों को दास उपहार के रूप में दिए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन। इसमें ये गलत हो गया है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन है केवल एक और तीन। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, केवल एक और तीन, यानी कि सगोत्रता सामाजिक संरचना का आधार थी और पुरोहितों को दास के रूप में उपहार के रूप में दिया जाता था। महिलाएं यज्ञ और बलि प्रथाओं में भाग नहीं लेती थी, यह हमारा गलत है, क्योंकि ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक विभाजन के संबंध में महिलाएं यज्ञों और बलि प्रथाओं में भाग लेती थी। तो चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय का केंद्र तत्व बोधिसत्व का उद्भव है। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करना इस संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संप्रदाय का उद्भव अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 और 2, दूसरा केवल 3, तीसरा 1, 2 और 3, चौथा केवल 2। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है केवल 1 और 2। बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय का केंद्रीय तत्व बोधिसत्व का उद्भव है, बिल्कुल सही है। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करना इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस संप्रदाय का उद्भव अशोक के शासनकाल में नहीं हुआ था। इसका उद्भव पहली शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में एक चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें इसका उद्भव हुआ था। आप एक याद रखना, कनिष्क के शासनकाल में महायान संप्रदाय का उद्भव हुआ था। बौद्ध धर्म दो प्रकार के थे, एक महायान, एक हीनयान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 12वें क्वेश्चन पर। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। पहला, चरक संहिता, दूसरा अष्टाध्यायी, तीसरा है मिलिंद पन्हो। उपयुक्त ग्रंथों की रचना का सही क्रम क्या है? पहला 1, 2 और 3, दूसरा 3, 2, 1, तीसरा 2, 3, 1, चौथा 1, 3 और 2। तो बताइए इसमें से आंसर है आपका सी, 2, यानी कि अष्टाध्यायी पहला, अष्टाध्यायी पहला हो गया। दूसरा है मिलिंद पन्हो जो आपका दूसरा हो गया। तीसरा है आपका चरक संहिता। ठीक है दोस्तों, तो अष्टाध्यायी जिसकी रचना 5वीं 6वीं शताब्दी में हुई थी और इसकी रचना की थी पाणिनि। आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अष्टाध्यायी जिसकी रचना की थी पाणिनि ने, अष्टाध्यायी जिसकी रचना हुई थी पाणिनि द्वारा। और
दूसरा मिलिंद पन्हो, जो हिंदी यूनानी शासक मिनांडर के द्वारा की गई थी। ठीक है। और तीसरा है हमारे पास चरक संहिता, जिसे आप जानते होंगे, इसकी रचना चरक द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाने की इजाजत मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।